कृषि दर्शन के दिखैया जम्मो संगवारी हो। राम राम जय जोहार। संगवारी हो, कैसे हो आप मन? हम बने बने बढ़िया गर्मी के समय है संगवारी हो, और पूरा डिग्री चलत तेन 45 डिग्री सेल्सियस अभी तापमान चलत है। और यही वो बेरा होते कि जब हमला खरीफ फसल लेना है तो हमला आज ज़मीन के तैयारी करेला पड़ते। और ज़मीन के तैयारी कैसन ढंग के करना चाहिए, और हमारे किसान भाई मन कौन कौन से क्षेत्र में कैसन कैसन बीज के चयन ल करे, ये जम्मो गोड़ बात ला आज हमन जानबो गोठियाबो। लेकिन ओकर से पहली आप मन बर हवय कुछ खास। आज का जो विषय जैसा कि है हमारे छत्तीसगढ़ में सुगंधित किस्में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं, और आप सभी भाई जो हैं इसकी खेती भी बहुत अच्छे से करते आ रहे हैं और उत्सुक भी हैं, और नई प्रजातियों के लिए भी उत्सुक हैं। देखिए, इसके लिए जो जलवायु और भूमि की हम बात करें सुगंधित धान के लिए, तो सुगंधित धान क्योंकि थोड़ा सा देरी से इसकी अवधि होती है, तो इसके लिए मध्यम से लेके जो भारी प्रकार की भूमि है वो उपयुक्त होती है। और किसान भाइयों, ये ज़रूर देख लीजिए कि आवश्यक जो पोषक तत्व हैं वो ज़मीन में हो, तो उसके लिए हम मिट्टी परीक्षण कराते हैं। तो प्रारंभिक तौर पे हमारी भूमि में कौन कौन से तत्व मौजूद हैं या किसकी कमियां हैं, ये जानना हमको बहुत आवश्यक है। उस आधार पे आप मिट्टी की जांच ज़रूर करवा लीजिए। तो संगवारी हो, जैसे कि आज हमन गोड़ बात करबो कि खरीफ फसल बर हमन जमीन के ग्रीष्मकालीन तैयारी कैसन ढंग के करन, और ओकर बीज के किस्म के चयन ला कैसन ढंग के करन, ये विषय में चर्चा करे बर आज हमारे संग में हवय डॉक्टर दीपक चंद्राकर जी, वैज्ञानिक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है सर। और जैसे कि हमारे किसान भाई मन सबले पहले आप मन से जानना चाहते हैं कि अगर ज़मीन के तैयारी ला हमला करना है तो खरीफ के फसल लेबर ज़मीन के तैयारी में हमला अभी कौन कौन से बात के ध्यान ला रखना है, ये ला बताते हो। ग्रीष्मकालीन जुताई का बहुत ही महत्व है भारतीय कृषि में, और मुख्यतः छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि यहाँ पे किसान भाई लोग जो फसल चक्र अपनाते हैं उसमें धान लेते हैं वर्षा ऋतु में, उसके बाद रबी के मौसम में दलहनी फसल या तिलहनी फसल लेते हैं जैसे कि अलसी है, और उसके बाद कुछ किसान भाई पुनः धान की खेती लेते हैं, या धान गेहूँ मूंग मटर मूंग मसूर इसकी फसल लेते हैं, मूंग एवं उड़द की। तो ऐसे में जो दलहनी फसल है अगर अपन ले रहे हैं वर्षा ऋतु के पश्चात, तो ये बहुत अच्छा फसल चक्र कहलाता है। और इसके पश्चात आगामी जो वर्षा ऋतु है उससे पहले मई जून के महीने में यदि हम ग्रीष्मकालीन जुताई करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है उससे, कि जितने भी आगामी पूर्व फसल के जो अवशेष हैं वो पलट जाते हैं। और यदि हम अन्न वाली फसल के बाद पुनः अन्न वाली फसल ले रहे हैं तो उसमें जितने भी इल्ली संखी है, जैसे कि तना छेदक के जो भी प्यूपा है, लार्वा है, जो कि भूमि में या खेत के मेड़ में जो खरपतवार है उसमें जो छुपे रहते हैं, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। जब 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर पड़ता है, आप देख ही रहे हैं इस समय टेम्परेचर, तो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ खरपतवार के कंद है, जैसे कि मोथा प्रजाति का जो खरपतवार है उसके छोटे छोटे कंद पाए जाते हैं, जिसको हम राइजोम बोलते हैं, राइजोम। तो ये भूमि के निचली सतह से ऊपर की सतह में आ जाते हैं, और आने के बाद में वो सूर्य का जब तापमान 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है तो उनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो नष्ट हो जाता है और वो इनएक्टिव हो जाते हैं, कंद पूरी तरह से सूख जाता है, सड़ जाता है। तो इस तरह से फ़ायदा होता है। इसके अलावा मृदा में वायु संचार बढ़ता है, नीचे की मिट्टी ऊपर आती है और ऊपर के जो फसल अवशेष हैं वो नीचे चले जाता है, तो इससे खाद बन जाता है और बहुत ही वायु संचार बढ़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हम ग्रीष्मकालीन जुताई करते हैं तो वर्षा ऋतु में जो पानी शुरुआत में जो पानी गिरता है
तो उसका प्रत्येक बूंद या पूरा का पूरा भाग है वो मिट्टी के अंदर निचले सतह में जाता है, क्योंकि उसको रुकावट बहने में रुकावट पैदा हो जाती है। बड़े बड़े ढेले रहते हैं, तो इतने बड़े बड़े ढेले हैं 2 किलो 5 किलो 6 किलो के, तो वर्षा के पानी के बहाव को रोकने का काम करता है वो। और यह हमेशा ढलान के विपरीत दिशा में करना चाहिए और 25 से 30 सेंटीमीटर की गहराई में करना चाहिए। मिट्टी पलट हल से, जिसको हम ग्रीष्मकालीन जुताई बोलते हैं, या यदि एक आध बार बीच में पानी गिर गया तो देसी हल से भी किसान भाई लोग कर सकते हैं, जिसमें 20 से 22 सेंटीमीटर की गहराई में किसान भाई लोग देसी हल से भी कर सकते हैं। वरना बहुत सारे आजकल तो उपकरण जो ट्रैक्टर चलित आ गए हैं, जैसे कि MB प्लाऊ है, जिससे कि बहुत बढ़िया किसान भाई कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, वर्षा ऋतु में अगर फसल लेना है तो अभी हमला ज़मीन के तैयारी में कौन कौन से बात के ध्यान रखेला पड़ही? जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो ग्रीष्मकालीन जुताई है ये वर्षा पूर्व की तैयारी है, और उसके पश्चात जैसे ही वर्षा होती है, मतलब जब ग्रीष्मकालीन जुताई हमारी हो चुकी रहती है, उसके बाद पश्चात पानी गिरता है, तो जैसे ही पानी गिरता है, 1 पानी या 2 पानी गिरता है, तो हमें पुनः कल्टीवेटर की सहायता से या डिस्क हैरो चलाकर जो बड़े ढेले हैं उनको फोड़ना चाहिए और मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरी कर लेना चाहिए, और ताकि जो बड़े ढेले हैं वो फूट जाएं, और जो कुछ खरपतवार जैसे कि जो बेल वाले जो खरपतवार रहते हैं, जैसे कि दूब है, जिनकी मतलब स्टेम जो वेन्स वाली होती हैं, वो आपस में कट जाते हैं, और कुछ कंदमूल है वो कट जाते हैं। खरपतवार जो कुछ हरे रहते हैं, जैसे कि गाजर घास है, अभी भी आपको यदा कदा कहीं दिख रहा होगा, तो ये आपस में मतलब कट जाता है बारीक, और ये खाद का भी काम करता है। तो इस तरह से ये कट जाता है। तो जैसे ही पानी गिरता है ग्रीष्मकालीन जुताई के पश्चात 10 से 12 दिन पश्चात आपको 2 से 3 बार अच्छी तरह से मिट्टी को भुरभुरी करना चाहिए, क्रॉस कल्टीवेशन करना चाहिए, कल्टीवेटर की सहायता से या देसी हल की सहायता से। और रहे सवाल खाद की बात, तो इसी समय अंतिम जुताई के समय, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ट्रैक्टर के द्वारा अभी गोबर अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग किया जा रहा है। अंतिम जुताई के समय 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं 3 से 4 ट्रैक्टर की ट्राली में प्रति एकड़ की दर से अच्छी हुई सड़ी हुई गोबर की खाद डालना चाहिए। जैसा कि राज्य शासन का अभी जो विशेष कैंपेन चल रहा है, नरवा, गुरवा, बारी और गरवा, ये जो हमारे राज्य शासन का जो विशेष कैंपेन चल रहा है, ताकि ये प्राकृतिक संसाधन है, इसको बचा के रखना है, खेत का चीज़ है, खेत में आए, तो इसी के तहत जिसको हम घुरवा की खाद बोलते हैं, वो FYM अच्छी तरह से सड़ी हुई 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से हमको खेत में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। और यह क्रिया अंतिम जुताई के समय करनी चाहिए, और ढेर बना के नहीं रखना चाहिए, इसे पूरी तरह से मिला देना चाहिए खेत में। संगवारी हो, यहू बात के हमला ध्यान रखना है कि ग्रीष्म काल में हम जुताई तो कर देहन, लेकिन जैसे जैसे अब वर्षा के समय आवत है, तो वर्षा के समय में जैसे ही पहला वर्षा होइस, वो समय हमला ज़मीन में कौन कौन से बात के ध्यान रखना है। काबर कि हम बात करते हैं ज़मीन के तैयारी के और किस्म के चयन के। तो ज़मीन के तैयारी पर वर्षा अगर हो गए तो पहलावत वर्षा में कौन कौन से बात के ध्यान रखना है, आओ जानते हैं ये विषय में हमारे डॉक्टर साहब है काय कहा थे। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस्मों का चयन किसान भाई कैसे करें, क्योंकि किसानों के जो खेत की जो उत्पादकता है वो किस्मों पे ही आधारित होती है। तो किसान भाइयों को बहुत ही सजग रहना चाहिए और ऐसे किस्मों का चयन करना चाहिए जो कि रोग रहित हों एवं उनका उत्पादन अच्छा हो और मिट्टी और पानी की उपलब्धता के अनुसार, उनकी अवधि के अनुसार मतलब किस्मों का चयन करना चाहिए। जैसे कि कोई किसान भाई के पास में यदि ऊपरी ज़मीन है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह धान की फसल ले, वह खरीफ के मौसम में भुट्टा या मक्का की फसल ले सकते हैं। या यदि भर्री ज़मीन है जिसमें कि पानी नहीं रुकता है तो ऐसे किसान भाई मूंग एवं उड़द की फसल है या बरबट्टी की फसल है ले सकते हैं, या सोयाबीन की फसल ले सकते हैं भारी भूमियों में। लेकिन यदि ऐसे किसान भाई जिनकी ज़मीन मध्यम से भारी हो और जहाँ पे पानी रुकता हो, जिसे हम बंडेड कहते हैं, बंडेड मीडियम लैंड या लो लैंड, तो ऐसे किसान भाइयों को धान की फसल का चुनाव करना चाहिए। और मध्यम भूमि में किसान भाई जो मध्यम अवधि की जो किस्में हैं, जैसे महामाया है, राजेश्वरी है, IGKV R1 है, ऐसी किस्मों का चयन करना चाहिए।
और किसान भाई जिनके पास में गहरी ज़मीन है और जहाँ पे पानी अक्टूबर के अंत तक भरा रहता है, ऐसे भूमियों में किसान भाई जो लंबी अवधि की फसलें हैं जैसे कि महामाया है, दुबराज धान है, और यदि और पानी भरा रहता है तो जलदुबी धान या अन्य जो किस्में हैं जो कि हमारी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से बहुत सारी किस्में निकली हुई हैं, क्षेत्र विशेष के आधार पे और अवधि के आधार पे उन किस्मों का चयन कर सकते हैं। लेकिन कोई भी किस्मों का चयन करे, किसान भाइयों को यह सलाह दी जाती है कि बहुत ही विश्वसनीय संस्था से प्रमाणित बीजों का उपयोग करना है, रोग रहित बीजों का उपयोग करना है एवं अपनी आर्थिक स्थिति, खेत की स्थिति, वर्षा की उपलब्धता के आधार पे और मार्केट की उपलब्धता के आधार पे किस्मों का चयन करना है। जैसे कि किसान भाई यदि महामाया की किस्म लेते हैं तो महामाया का किस्म है वो बहुत ही बढ़िया मंडी में बिकता है, क्योंकि महामाया पोहा पर्पस के लिए बनाई जाती है, मतलब पोहा बनता है उससे। तो ऐसी किस्मों का चयन करें जो हाथों हाथ किसान भाइयों को का माल बिक जाए और रेट उन्हें बहुत अच्छा प्राप्त हो। तभी संगवारी हो गोड बाधा चलते छे और अभी आगे आओ भी चल ही, लेकिन अभी बेरा हो गए एक ठन सुघर संदेश के। आओ देखथन ये संदेश ला। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर,
सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो संगवारी हो, यहू बात ला जानना बहुत महत्वपूर्ण हवे कि जमीन के जैसन जैसन जमीन है वैसन वैसन ओकर फसल होना चाहिए। तक कौन से प्रकार की ज़मीन में कैसन कैसन फसल के किस्म होना चाहिए, ये विषय में जानना जरूरी है। और डॉक्टर साहब ये विषय में बतावत है, देखथन कि का कहते। देखिए, एक आपको एक रोचक तत्व मैं बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और लगभग छत्तीसगढ़ में 36 लाख हेक्टेयर रकबे में खरीफ वर्षा ऋतु में धान की फसल बोई जाती है और यहाँ की मुख्य फसल है। और धान की जो फसल है उसकी खेती किसान भाई लोग 3 से 4 प्रकार से करते हैं। एक तो खुर्रा बोनी के रूप में भी करते हैं। खुर्रा बोनी 15 जून के बाद की जाती है। खुर्रा मतलब खेत, सूखे खेत में जहाँ पे वर्षा बहुत अधिक होती है, जैसे कि बस्तर संभाग में या सरगुजा संभाग में, जहाँ पे एक बार वर्षा शुरू हो जाती है उसके बाद किसान भाइयों को मौका नहीं मिलता है। तो ऐसे क्षेत्रों में किसान भाई लोग 15 जून या जून के अंतिम सप्ताह में खेत की जुताई करते हैं एवं बीज, सूखे खेत में बीज को सीड ड्रिल से या कतार में या छिटकवा पद्धति से बो के पाटा लगा देते हैं, ताकि उसके बाद जैसे ही पानी गिरता है और बीज जमने लगता है। इसके पश्चात एक तो विधि ये हो गई। दूसरी पद्धति ये है कि किसान भाई लोग क्या बोलते हैं कि लेही पद्धति का उपयोग करते हैं। लेही पद्धति का उपयोग धान बोने के लिए उन स्थानों में किया जाता है जहाँ पे लगातार वर्षा होती है और किसान भाइयों को खेत जुताई का या सूखने का मौका नहीं मिलता है। तो लगातार वर्षा की स्थिति में खाली पड़े खेत में किसान भाई लोग मचाई कर देते हैं 2 से 3 बार। मचाई करने के पश्चात में कि जो जर्मिनेटेड या अंकुरित बीज हैं, उनके जो 2 से 3 दिन के अंकुरित बीज हैं, किसान भाई लोग उसका छिटकवा पद्धति से उपयोग करते हैं। चूँकि यह विधि सबसे ज़्यादा प्रचलित है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में और इसमें थोड़ा सा 15 से 20% बीज दर अधिक लगता है, लेकिन खरपतवार की समस्या से निदान मिल जाता है। इसलिए यह विधि बहुत ज़्यादा प्रचलित है। किसान भाइयों को कम से कम खर्च में अधिक से अधिक उत्पादन मिलता है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण किस्म है बुआई की विधि है रोपा पद्धति। इसमें सक्षम किसान इसका उपयोग करते हैं और ऐसे किसान करते हैं जिनके पास सिंचाई की संपूर्ण सुविधा उपलब्ध हो। तो रोपा पद्धति के लिए श्री पद्धति का भी उपयोग करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि पुरानी पद्धति से रोपा की विधि मतलब के द्वारा तैयार फसलों को बुआई की जाती है। इसमें किसान भाई लोग 20 से 25 दिन पूर्व नर्सरी जो होती है उसको अन्यत्र लगाते हैं और वहाँ से उखाड़ के मुख्य खेत में अच्छी तरह से तैयार पडलिंग खेत में, मचाई की हुए खेत में किसान भाई लोग उपयोग करते हैं और ताकि उत्पादन इससे बहुत से कम 5 से 6 टन प्रति हेक्टेयर या 8 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भी किसान, अच्छे किसान हैं, समृद्धिशाली किसान, वो उत्पादन ले रहे हैं। तो ये तो रही से संगवारी हो कि कौन कौन से किस्म के तैयारी ला करना है, लेकिन एक संगे संग सबसे महत्वपूर्ण बात यहू हवे कि कौन कौन से विधि और विधि ला कैसन कैसन प्रकार के विधि होते हमार धान ला बोए के, फसल ला बोए के, और ओकर समय का होते, ये ला भी जानना उतके महत्वपूर्ण है। काबर कि अच्छा फसल बर जरूरी है सही समय में ओकर बोए के समय होए और सही विधि होए। तो आप जानथन कि ये विषय में डॉक्टर साहब का ज्ञान देवत हवे। जैसा कि मैंने बताया पहले भी कि किसान भाई लोग अब चूँकि फसल चक्र परिवर्तन एवं अधिक आर्थिक लाभ लेना आजकल किसान भाइयों के दिमाग में आ गया है, तो किसान भाई लोग अपने भूमि के हिसाब से, अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से, सिंचाई की सुविधा के हिसाब से एवं मार्केट की फैसिलिटी के हिसाब से किस्मों का चयन कर सकते हैं। और यदि किसान भाई जिनके पास भाटा भर्री ज़मीन हो तो वो धान लेने के बजाय यदि अरहर ले रहे हैं, मूंग ले रहे हैं, मसूर उड़द ले रहे हैं या सोयाबीन ले रहे हैं तो उनको ज़्यादा आर्थिक लाभ होगा
और यदि मध्यम भूमि है तो किसान भाई लोग वहाँ मक्का ले सकते हैं यदि ढलान है और पानी निकासी की अवस्था है तो। और यदि पानी यदि जमता है तो उसमें धान ले सकते हैं, रोपा पद्धति उपयोग कर सकते हैं या लेही पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई लोग मतलब समय एवं स्थिति परिस्थिति एवं अवेलेबल फैसिलिटी के अनुसार अपने किस्मों का चयन, फसल का चयन करके अधिक से अधिक आर्थिक लाभ ले सकते हैं। तब संगवारी हो जैसे कि आप मन है ये जम्मो गोड़ बात ला बिल्कुल ध्यान में रखूँ, अपन ज्ञान में रखूँ और वैसे ही अपन हाँ काम ला करूँ। फिर एक बात और संगवारी हो कि जे समय हम गर्मी के समय में जब जमीन के तैयारी करथन तो वहाँ बहुत प्रकार के खरपतवार है घलोक नष्ट हो जाते, लेकिन ओकर बावजूद जैसे जैसे पानी है गिरथे उस समय में हमला खरपतवार ऊपर ध्यान देना पड़ते। तो खरपतवार ला कैसे निपटाना है, कैसे ओकर से निपटना है फसल में, ये विषय में जानना घलोक ओतके जरूरी हवे। तो आओ जानथन हमारे डॉक्टर साहब ये विषय में क्या बतावत है। चूँकि खरीफ के मौसम में वर्षा यहाँ पे मतलब 55 से 60 दिन तक छत्तीसगढ़ में लगातार वर्षा होती है, जिसको हम टोटल नंबर ऑफ रेनी डेज के नाम से जानते हैं। तो छत्तीसगढ़ में यदि पिछले 10 से 12 साल का औसत देखा जाए तो 55 से 61, 62 या 61-62 दिन तक ही इतने दिनों की ही वर्षा होती है और इन्हीं अवधि में 70 से 80% वर्षा होती है। तो खरपतवारों के बढ़वार के लिए भी यह समय अनुकूल होता है और वर्षा ऋतु में काफ़ी ज़्यादा खरपतवार होते हैं। इसी के लिए ग्रीष्मकालीन जुताई का के लिए वैज्ञानिक गण मतलब रिकमेंड करते हैं कि यदि हम ग्रीष्मकालीन जुताई कर रहे हैं उसके पश्चात जैसे ही पानी गिरता है उसके 8-10 दिन बाद थोड़े खरपतवार जर्मिनेट होते हैं या अंकुरित होते हैं, पुनः 2 से 3 बार जुताई कर देते हैं तो 70 से 80% खरपतवारों का जो प्रभाव है या उनका जो पॉपुलेशन है उनको इसी तरह से कृषण की आय के द्वारा कम किया जा सकता है। एक दूसरा कि फसल चक्र परिवर्तित करके भी हम किसान भाइयों के खेत में खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। जैसे कि किसी खेत में यदि हम उड़द मूंग की फसल ले रहे हैं तो उस खेत में अगले वर्ष यदि हम सोयाबीन की फसल लें या अन्य कोई फसल लें तो खरपतवारों का प्रबंधन हो जाता है। या धान के बाद में यदि आप कोई दलहनी फसल लें या गेहूं की फसल लें, फसल चक्र बहुत ज़रूरी है। तो एक प्रकार के खरपतवार है बार बार पनप नहीं पाते और उनको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि किसी खेत में यदि चना ली जा रही है रबी के मौसम में तो अगले साल उसमें यदि हम गेहूं ले लें तो स्वतः ही खरपतवार, जैसे कुछ खरपतवार होते हैं जैसे गेहूंसा है वो गेहूं में आता है जिसे गेहूं का मामा कहते हैं। यदि आप उसमें मटर, मसूर या तिवड़ा लेंगे तो वह खरपतवार नहीं आता है। तो एक ये फ़ायदा है, इस तरह से खरपतवारों को कम कर सकते हैं। वही संगवारी हो अब बेरा हो गए है एक ठन सुगर गीत संगीत के। एक पाके मैं वापस आए हूँ कि हमारे संगवारी मन ला अब गीत संगीत ला सुना देता हूँ। तो आओ देखथन और सुनथन ये गीत ला। ये युग के लइका मन का पोथी बाटत है, चूह के खुशियार हो गए। जी खांधम बैठे वो हिलाया जी काटत है, मन के होशियार हो गए, चूह के खुशियार हो गए। ये युग के लइका मन का पोथी बाटत है, चूह के खुशियार हो गए। खांधम बैठे उही लाज काटत है, मन के खुशियार हो गए, चूह के खुशियार हो गए। आपके मितान है अगले अंक में नवा विषय के संग फेरा ही, तब तक बर जय जोहार।